ओरिएंट बेल टाइल्स स्टूडियो से आप देख रहे हैं एबीपी न्यूज। नमस्कार, एबीपी न्यूज पर हाजिर हूं मैं रुमाना इसार खान। आप देख रहे हैं जनहित और आज जनहित की शुरुआत देश की राजधानी दिल्ली की उस खबर से जो दिल्ली पुलिस के सूत्र वाक्य शांति, सेवा और न्याय को कटघरे में खड़ा करती है। दिल्ली पुलिस के इकबाल को चूर चूर कर देने वाला पहला सबूत आपको दिखाने जा रही हूं। तेज रफ्तार काले रंग की थार आई और सीधे जाकर दीवार से टकराई। बस कुछ सेकंड से ही यहां खड़े लोग थार का शिकार होते होते बचे। आप जब तक इसे हादसा समझने की भूल करेंगे तब तक दिन दहाड़े गुंडागर्दी की कहानी आपकी आंखों के सामने से गुजरने लगेगी। थार से दो गुंडे उतरते ही वहां खड़े शख्स को बुरी तरह से पीटना शुरू। थार के पीछे से एक स्कूटी आई, इससे भी दो और गुंडे उतरे और ये सारे गुंडे मिलकर एक अकेले आदमी को लात, घूसे, जूते से बेरहमी से मारने लगे। इस दौरान गंदी गंदी भद्दी भद्दी गालियां ये दे रहे थे, मैं आपको सुना नहीं सकती। इस बीच एक गुंडा एक महिला के बाल पकड़कर खींचते हुए उसे बाहर लाया और उसे भी पटक दिया। फिर ये गुंडे महिला को थप्पड़ मारने लगे। महिला को छोड़ा तो जमीन पर पड़े आदमी को दोबारा बेदर्दी से मारना शुरू कर दिया। महिला बचाने आई तो उसे एक बार फिर से धक्का दिया, सड़क पर पटक दिया। आपने अब तक कुल 45 सेकंड के वीडियो को दो हिस्सों में देखा है। ये जो वीडियो आप देख रहे हैं ये 2 जनवरी 2026 शाम करीब 4 बजे का है। जी, ये घटना देश की राजधानी दिल्ली की, उस शहर की जहां की पुलिस खुद को कानून का सबसे बड़ा रखवाला बताती है। लेकिन दिल्ली पुलिस की आंखों के सामने कैसे गुंडागर्दी होती है, अब उसका दूसरा सबूत भी मैं आपको दिखाने जा रही हूं। गंदी गंदी गालियों के बीच गुंडों ने जमीन पर गिरे इस लड़के की पैंट उतार दी, उसे नंगा कर दिया। इस दौरान उस पर लात, जूतों की बरसात होती रही। जमीन पर पड़े लड़के के सिर पर अंधाधुंध जूते मारे गए। ये लड़का छोड़ देने की गुहार लगा रहा था, लेकिन गुंडों के सिर पर तो इस लड़के को कुचल देने की सनक सवार थी। सुनिए कैसे ये लड़का अपने लिए रहम की भीख मांगता रहा और गुंडे उसे बेरहमी से पीटते रहे। यकीन मानिए दिल्ली में सरेआम सरेराह सड़क पर ये कोई आम आदमी नंगा नहीं पड़ा हुआ है, बल्कि इस घटना ने दिल्ली शहर की पुलिस के वजूद को नंगा कर दिया है। सड़क पर नंगे पड़े लड़के की पिटाई के बीच उसे भद्दी भद्दी गालियां दी गईं, उसकी मां के लिए घटिया शब्द बोले गए। और अब जरा आगे की तस्वीर मैं आपको दिखाती हूं। सड़क पर नंगी हालत में यह लड़का पड़ा था, इसके पास में गुंडे खड़े थे और तभी बाइक से 2 पुलिस वाले आए। लेकिन गुंडों की हनक ऐसी थी कि वो भागे नहीं, वो तो टस से मस होना तो दूर, ठसक के साथ गुंडे वहीं डटे रहे। एक पुलिस वाले ने उस लाचार लड़के को पैंट लाकर दी तो लड़का किसी तरीके से सड़क से उठा। पैंट लेकर वो वहां से किनारे जाने लगा तो गुंडे ने पुलिस वालों के सामने उस लड़के को वहीं खींचा, धक्का दिया, दूर जाने ही नहीं दिया उसे, और पुलिस वाले बस तमाशबीन बने रहे। ऐसे में लड़के ने वहीं गुंडों के सामने पुलिस की मौजूदगी में पैंट पहनी। दिल्ली में सरेआम गुंडागर्दी की घटना का दूसरा सबूत आपने देख लिया। अब कुछ चुभते हुए सवाल, इन सवालों से सामना करना पड़ेगा। क्या गुंडों में दिल्ली पुलिस का डर खत्म हो चुका है? क्या दिल्ली में गुंडों के आगे पुलिस सरेंडर कर चुकी है? गुंडागर्दी के बाद भी पुलिस के सामने गुंडे कैसे ठसक से खड़े रहे? और सबसे बड़ा सवाल, क्या दिल्ली पुलिस का इकबाल खत्म हो चुका है? सीसीटीवी में रिकॉर्ड दहशत की तस्वीरें आपने देखी। अब सवाल यह है कि दिल्ली के ये गुंडे हैं कौन, पीड़ित है कौन, जिनके साथ सरेआम ये बर्बरता की गई?
आखिर इस गुंडागर्दी के पीछे की पूरी कहानी क्या है और दिल्ली पुलिस सवालों के कटघरे में क्यों है? इन तमाम सवालों के जवाब के लिए अब ये स्पेशल रिपोर्ट देखिए आप। तारीख 2 जनवरी 2026। जगह बैंक इनक्लेव, लक्ष्मी नगर, दिल्ली। पहले 52 साल के राजेश गर्ग को बेरहमी से पीटा गया। फिर 51 साल की रीता गर्ग को पटक कर मारा। इसके बाद 26 साल के वासु को नंगा कर पीटा। ये नंगई, गुंडई और दबंगई सरेआम देश की राजधानी दिल्ली में की गई है। पीड़ित परिवार और पुलिस की एफआईआर में दर्ज इन गुंडों के नाम हैं शुभम यादव, विकास यादव, ओमकार यादव और पिंटू उर्फ सतीश यादव। पीड़ितों के मुताबिक ये गुंडे इनके घर के बेसमेंट में जिम चलाते हैं। जिम भी गर्ग परिवार का ही है। ये गुंडे सिर्फ केयर टेकर भर थे, लेकिन आरोप है कि धौंस दिखाकर जिम और मकान के बेसमेंट पर कब्जा कर लिया। कब्जे का विवाद जारी ही था कि घर में सीलन का संकट आ गया, जिसे दूर करने राजेश गर्ग और रीता गर्ग बेसमेंट में गए। जिसकी खबर पिंटू उर्फ सतीश यादव को मिली तो वो गुंडों की फौज लेकर आया और सीधे राजेश गर्ग को थार से कुचलने की कोशिश की। फिर क्या हुआ, ये चश्मदीद और राजेश गर्ग की पत्नी रीता गर्ग से सुनिए। तो एक थार में पिंटू यादव ना आया बंदा, उसने थार इतनी जोर से मारी, मेरे हस्बैंड वहाँ खड़े थे। मेरे हस्बैंड बच गए हैं। वो गाड़ी तो उसने मेरे हस्बैंड को ही मारी थी, लेकिन वो गाड़ी जाके दीवार में लगी और ये दीवार टूट गई। मारी है, आप तस्वीरों में देखिए। पहले उन्होंने इसको तोड़ा, उसके बाद उन्होंने मेरे हस्बैंड को मुक्के मारना, चाटे मारना शुरू करते। मेरे हस्बैंड यहाँ पे गिरे आके, और उसके बेटे विकास यादव ने मेरे को इतना मारा, मेरे बाल खींचे, मेरी छाती पे भी हाथ रखा, मेरे पेट पे लात मार के मेरे को वहां गिरा दिया। रीता के मुताबिक इसके बाद ये गुंडे उनके पति राजेश को बेसमेंट में ले गए। फिर वहां उनके कपड़े उतारकर लोहे की रॉड से मारा। इस एज में एक आदमी को आप भी समझो, जो पेशेंट है, उसे यहाँ से नीचे तक धक्का दे दिया। उसके सारे कपड़े उतार दिए, सारे कपड़े उतार के उसको बिल्कुल न्यूट करके रॉड से मारा, जिम की रॉड से मारा है उसको। मुंह सूज गया मेरे हस्बैंड का पूरा। मम्मी पापा को पिटता देख बेटे वासु ने 112 नंबर पर दिल्ली पुलिस कंट्रोल रूम को फोन लगाया। तो पुलिस की प्रतिक्रिया कैसी थी, उस पर गौर कीजिए। 1 घंटे से कॉल कर रहे हैं, आप क्या कर रहे हो? आप एड्रेस बताओ पहले। बैंक इंग्लैंड सर मेरे पापा को मार रहे हैं यार। हाँ तो जगह कौन सी है तो बता दो। वासु पीसीआर को फोन ही कर रहा था कि गुंडे उसे भी घर के अंदर से खींचकर बाहर ले आए। बीच सड़क पर उसे नंगा कर दिया, फिर लात जूते से बुरी तरह से पीटा गया। ये गुंडे कौन थे जिन्होंने गर्ग परिवार पर कहर बरपाया? इनकी कुंडली पीड़ित परिवार से ही सुनिए। जैसे एक तो पिंटू यादव था, विकास यादव था, शुभम यादव था और ओमकार यादव था, पवन था, पवन सिंह नाम है, आरएसएस का बंदा है। ओमकार बीजेपी का प्रवक्ता है। और वो ये लोग कहते हैं कि हमारे पास कानून व्यवस्था सब हमारी जेब में रहती है। रीता गर्ग ने जिस ओमकार यादव का नाम लिया, वो यही नीली जैकेट वाला गुंडा है जो आरोपों के मुताबिक खुद को बीजेपी आरएसएस से जुड़ा बताता है। बड़े बड़े नेताओं और अधिकारियों के साथ उठने बैठने के दावे करता है। क्या वाकई इन गुंडों की पहुंच इतनी है कि ये खुद को दिल्ली पुलिस से भी ऊपर समझते हैं? ये तो पुलिस ही जाने, लेकिन गुंडागर्दी का चरम नमूना देखिए कि पुलिस की मौजूदगी में ही इनकी दबंगई रुकी नहीं। परिवार सदमे में है। जिस लड़के को बीच सड़क पर नंगा कर पीटा गया, उसकी 10 दिन बाद शादी है, लेकिन सदमा ऐसा लगा है कि वो ना जाने कहां चला गया है। उसके साथ गर्ग परिवार के बड़े बेटे और बहू का भी अता पता नहीं है। मेरे दोनों लड़के और बहू घर छोड़ के चले गए हैं। उन्होंने अपना मोबाइल भी स्विच ऑफ कर दिया है।
और कहाँ पे हमें नहीं पता। उन्होंने पुलिस ने क्या कार्रवाई की है? पुलिस ने तो पिंटू यादव को पकड़ा है बस अभी, और बाकी जो है वो सारे फरार हैं। देश की राजधानी में दिन के उजाले में जो हुआ वो अंधेर गर्दी है। ऐसे में पीड़ित परिवार दिल्ली की मुख्यमंत्री से पूछ रहा है कि क्या हम सरकार इसी दिन के लिए चुनते हैं। हमारी दिल्ली की सीएम से पूछना चाहती हूँ मैं कि हम एक गवर्नमेंट इसलिए चुनते हैं कि हमारे बच्चों को, औरतों को नंगा करके रोड पे पीटा जाए? क्या हम एक गवर्नमेंट को इसलिए चुनते हैं? क्या है गुंडा राज है कि हम एक पॉश एरिया में रहते हैं? दिल्ली शहर है, सिटी है, ये राजधानी में अगर ये हो रहा है तो गांव देहात में या तो कोई बंदा सेफ ही नहीं है ना। फिर फिलहाल मुख्य आरोपी पिंटू उर्फ सतीश यादव गिरफ्तार हो चुका है, लेकिन बाकी आरोपी फरार हैं, जिनकी तलाश में दिल्ली पुलिस जुटी हुई है। आज नहीं तो कल बाकी आरोपी भी शिकंजे में होंगे, लेकिन बड़ा सवाल तो ये है कि कहां गई दिल्ली पुलिस की शांति, सेवा और न्याय की गारंटी। क्योंकि दिल्ली में भरी दोपहरी में अपने ही घर में एक गर्क परिवार नहीं पिटा है, सरेआम पुलिस का इकबाल रौंद दिया गया है। हम आगे बढ़ रहे हैं, बात उत्तर प्रदेश की सियासत की, जहां समाजवादी पार्टी के एक नेता ने अपने बयान से धर्म, वर्ण और जाति व्यवस्था को लेकर एक नई बहस छेड़ दी है। इन दोनों उत्तर प्रदेश के अलग अलग विधानसभा क्षेत्रों में समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता पीडीए मीटिंग कर रहे हैं और उसी मीटिंग के दौरान फिरोजाबाद जिले के जिला अध्यक्ष शिवराज यादव ने हिंदू धर्म को लेकर एक टिप्पणी की। इस टिप्पणी ने अब उत्तर प्रदेश की राजनीति में अगड़ा बनाम पिछड़ा पॉलिटिक्स की एंट्री करवा दी है। अखिलेश यादव की पार्टी के जिला अध्यक्ष शिवराज सिंह यादव का बयान आपको सुनाएं, उससे पहले कुछ तस्वीरें मैं आपको दिखाती हूं। दरअसल अलग अलग तस्वीरें जो आप देख रहे हैं वो हाल के कुछ महीनों की हैं। इन तस्वीरों में हिंदू देवी देवताओं की पूजा करते हुए अखिलेश यादव आपको नजर आएंगे। अपने गांव में तो उन्होंने केदारनाथ की तर्ज पर केदारेश्वर मंदिर की भी स्थापना की है। अब इन्हीं अखिलेश यादव की पार्टी के फिरोजाबाद में जो जिला अध्यक्ष हैं, उन्होंने हिंदू धर्म और जातीय विवाद को खड़ा करने वाला एक बयान दिया। वो बयान क्या है आपको सुनवाते हैं। तो अगर हम हिंदू हैं, मैं अगर कहता हूं, क्योंकि हिंदू बनना कोई जबरदस्ती नहीं है। जैसे मैं कहता हूं हर मन से मैं हिंदू नहीं हूं, मैं शिवराज सिंह यादव हूं और इंसान हूं। क्योंकि जो धर्म किसी इंसान को कुत्ते से नीचा कर दे, मैं उस धर्म को कदापि नहीं मानता, कभी नहीं मानता। अब हमारी समझ कहती है कि दो विवादित बातें इस बयान से सामने आती हैं। पहला तो ये कि हिंदू धर्म को नीचा दिखाया गया है और दूसरा ये कि बैकवर्ड फॉरवर्ड पॉलिटिक्स की शुरुआत कर दी गई है। अब तक जो मैंने आपको बताया और सुनाया, उसके बाद कुछ सवाल, और सवाल ये है कि समाजवादी पार्टी के जिला अध्यक्ष का ये जो बयान था, ये जो उन्होंने कहा कि यादव हूं, हिंदू नहीं हूं, आखिरकार इसका मतलब क्या है। दूसरा सवाल कि अखिलेश यादव अपनी पार्टी के जिला अध्यक्ष के हिंदू विरोधी बयान से इत्तेफाक रखते हैं। क्या अखिलेश की पार्टी उत्तर प्रदेश में अगड़ा पिछड़ा पॉलिटिक्स करना चाहती है? क्या जातीय ध्रुवीकरण के लिए इस तरह के बयान दिए गए हैं? और क्या समाजवादी पार्टी भी अपने जिला अध्यक्ष के बयान से सहमत है? क्या वाकई में हिंदू धर्म में इंसान को कुत्ते से भी नीचा माना जाता है? क्या मुस्लिम तुष्टीकरण की सियासत के लिए इस तरीके का बयान दिया गया है? तो ये एक के बाद एक सवाल जो आपके सामने मैंने रखे, और ऐसे में अब सबसे बड़ा सवाल ये कि क्या अखिलेश यादव की पार्टी उत्तर प्रदेश में हिंदुओं को बांटने की रणनीति पर चल पड़ी है? उत्तर प्रदेश, बिहार में जिस पिछड़ी जाति की सबसे ज्यादा संख्या है वो यादव हिंदू नहीं है तो और क्या है? क्या ये शुद्ध रूप से सियासी बयानबाजी है जिसके जरिए समाज को जाति के खांचे में बांटने की कोशिश की गई है? ये रिपोर्ट देखिए। काशी विश्वनाथ के दरबार की ये तस्वीरें गवाही हैं कि यदुवंशियों का हिंदू धर्म में स्थान क्या है। हर साल सावन के पहले सोमवार के दिन बाबा विश्वनाथ पर जलाभिषेक का पहला अधिकार यदुवंशियों को है और सालों से चली आ रही इस परंपरा में सैकड़ों यादव बिरादरी के लोग शिवलिंग पर दूध और जल चढ़ाते हैं। ऐसे में समाजवादी पार्टी के जिला अध्यक्ष ने हिंदू धर्म को लेकर जो बयान दिया है
उससे हर यादव इत्तेफाक रखता है, ये मानना सही नहीं होगा। सवाल यह है कि क्या समाजवादी पार्टी हिंदुओं को जाति में बांटने की रणनीति पर काम कर रही है और शुरुआत यादवों से हुई है। सबको अपनी बात कहने का हक है और बहुत सारे ऐसे लोग हैं, ये तो आप भी जानते हैं कि किसी को धर्म में कोई आस्तिक होता है, कोई नास्तिक होता है, और उन्होंने धर्म के बरक्स जाति को महत्व दिया है। तो ये डॉक्टर लोहिया कहते थे कि भारत में जो जाति है उसकी जो गहराई है वो हजारों साल की है। इस जाति का नाम बताएं वो तो हिंदू धर्म में ही आती है, ये सब जानते हैं। इस तरह के सवाल इसलिए उठाए जाते हैं कि किस तरह से उत्तर प्रदेश के बुनियादी सवालों को बरगलाया जाए। शिवराज सिंह यादव ने अपने बयान में 10% बनाम 90% आबादी का जिक्र भी किया है, जिसके जरिए अगड़ा बनाम पिछड़ा का विवाद खड़ा करने की कोशिश की गई है। असल में समाजवादी पार्टी पीडीए पॉलिटिक्स के जरिए पिछड़े वोट बैंक को गोलबंद करना चाहती है। पीडीए की परिभाषा को समझें तो पी का मतलब पिछड़ा, डी का मतलब दलित, ए का मतलब अल्पसंख्यक होता है। वैसे सुविधा के हिसाब से ए का मतलब बदलता रहता है। 2024 के लोकसभा चुनाव में समाजवादी पार्टी के इस पीडीए फॉर्मूले ने बीजेपी को नुकसान पहुंचाया था। अब 2027 के विधानसभा चुनाव के लिए अखिलेश ने इसी फॉर्मूले को आगे बढ़ाना शुरू किया है, तो उनकी पार्टी के नेता हिंदू धर्म पर चोट करके जातीय बंटवारे की सियासत शुरू कर रही हैं। 2019 और 2024 के चुनाव का विश्लेषण करें तो 2019 में जहां यादवों ने 60% वोट समाजवादी पार्टी गठबंधन को किया था, वहीं 2024 में 82% यादवों के वोट मिले थे। कुर्मी और कोयरी ने 2019 में 14% वोट समाजवादी पार्टी गठबंधन को किया था, तो 24 में 34% हो गया। और अन्य ओबीसी ने 2019 में 18% वोट एसपी गठबंधन को किया था, जो 2024 में 34% पहुंच गया था। 2024 में पीडीए पॉलिटिक्स ने अखिलेश यादव को बड़ी ताकत दी थी। समाजवादी पार्टी को लगता है कि धर्म की काट के लिए जाति का कार्ड खेलना होगा। अब जब यादववाद को आगे रखकर हिंदू धर्म पर हमला हुआ है, तो बीजेपी अखिलेश यादव से सवाल पूछ रही है। और उनकी समाजवादी पार्टी के जिलाध्यक्ष हैं, तो श्री अखिलेश यादव इसी बात को पता है, वो अपने आप को हिंदू मानते कि नहीं मानते, वो भगवान कृष्ण का वंशज मानते कि नहीं मानते। अब हो गया क्या, कितना घटियापन और इतनी पराकाष्ठा इस समय हो गई है कि हिंदू धर्म के प्रति जो कोई समझ नहीं है, वो कोई भी टिप्पणी करने के लिए छिछोरी हरकत, गैर जिम्मेदार बयानबाजी। सियासत में कोई भी बात बिना मतलब के नहीं बोली जाती। देर सवेर उन बातों का राजनीतिक महत्व पता चलता है। अब समाजवादी पार्टी ने नीचे के स्तर पर धर्म के खिलाफ जाति वाला दांव चला है। देखते जाइए ये कहां तक जाता है। और अब यूपी की सियासत से जुड़ी आज की एक और बड़ी खबर का रुख करते हैं। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आज दिल्ली पहुंचे। नए साल की शुरुआत में योगी आदित्यनाथ के इस दौरे ने दिल्ली से लखनऊ तक की सियासी हलचल बढ़ा दी, क्योंकि मकर संक्रांति के बाद उत्तर प्रदेश में सरकार से लेकर संगठन तक में बड़ा फेरबदल होने जा रहा है। आज के अपने इस दौरे में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सबसे पहले तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात की और उन्हें राम मंदिर का एक प्रतीक भेंट किया। इसके बाद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ गृह मंत्री अमित शाह से मिले, फिर बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा से उन्होंने मुलाकात की और फिर बीजेपी के कार्यकारी अध्यक्ष नितिन नबीन से भी उन्होंने मुलाकात की। हालांकि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने शीर्ष नेताओं से हुई इन मुलाकात को सिर्फ शिष्टाचार भेंट ही बताया, लेकिन चर्चा यह है कि सीएम योगी का दिल्ली दौरा उत्तर प्रदेश में सरकार और संगठन में होने वाले संभावित फेरबदल से जुड़ा है। आज सुबह योगी आदित्यनाथ सबसे पहले प्रधानमंत्री मोदी से मिलने 7 लोक कल्याण मार्ग पहुंचे, जहां गुनगुनी धूप में प्रधानमंत्री मोदी और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के बीच करीब 1 घंटे तक बातचीत हुई है। दोनों नेताओं के बीच लंबी बैठक के दौरान प्रधानमंत्री मोदी के सामने एक टैब नजर आ रहा था, जबकि योगी आदित्यनाथ के हाथ में कई पन्नों वाली एक फाइल थी। सूत्रों के हवाले से खबर यह है कि इस मुलाकात में प्रधानमंत्री ने सीएम योगी आदित्यनाथ के साथ उत्तर प्रदेश में मंत्रिमंडल विस्तार, नए सिरे से प्रदेश संगठन का गठन और वोटर वेरिफिकेशन के मुद्दे पर मंथन किया है। इतना ही नहीं, योगी मंत्रिमंडल में इस वक्त 6 मंत्री पद खाली हैं और ऐसे में 2027 के विधानसभा चुनाव को देखते हुए बीजेपी मंत्रिमंडल विस्तार के जरिए यूपी का क्षेत्रीय और सामाजिक समीकरण दुरुस्त करना चाहती है।
ऐसे में संगठन से जुड़े लोगों को सरकार में जगह मिल सकती है और जबकि कुछ चेहरों को मंत्रिमंडल से हटाकर संगठन के साथ जोड़ा जा सकता है। तो आज की मुलाकात में सीएम योगी ने प्रधानमंत्री मोदी को इसी महीने होने वाले जेवर एयरपोर्ट के लोकार्पण और गंगा एक्सप्रेसवे की ग्राउंड ब्रेकिंग सेरेमनी का न्योता भी दिया है। अब आगे सोमनाथ मंदिर पर 1000 साल पहले हुए आक्रमण का जिक्र करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक बड़ा लेख लिखा। पीएम मोदी 11 तारीख को सोमनाथ मंदिर भी जा रहे हैं, लेकिन चर्चा उनके लेख को लेकर हो रही है, जिसमें सोमनाथ मंदिर के पुनर्निर्माण को लेकर नेहरू की सोच का जिक्र किया गया। बीजेपी इसे इतिहास के उपेक्षित पहलू को उजागर करने वाला लेख बता रही है और कांग्रेस बीजेपी पर राजनीतिक लाभ लेने की कोशिश के आरोप लगा रही है। सोमनाथ की गाथा विध्वंस की कहानी नहीं, ये पिछले 1000 साल से चली आ रही भारत माता की करोड़ों संतानों के स्वाभिमान की गाथा है। 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक सोमनाथ, भारत की अटूट आस्था का केंद्र, जिस पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लेख लिखकर 1000 साल पहले हुए आक्रमण और देश के पहले प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू का जिक्र किया, जो आज चर्चा का विषय है। तत्कालीन प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू इस घटना से अधिक उत्साहित नहीं थे। वो नहीं चाहते थे कि माननीय राष्ट्रपति और मंत्री इस समारोह का हिस्सा बने। उन्होंने कहा कि इस घटना से भारत की छवि खराब होगी, लेकिन राजेंद्र बाबू अडिग रहे और फिर जो हुआ उसने एक नया इतिहास रच दिया। इस लेख पर बीजेपी और कांग्रेस में जुबानी संग्राम छिड़ गया है। जवाहरलाल नेहरू जी कहते हैं कि महमूद गजनी कितना कला का प्रेमी था और जवाहरलाल नेहरू जी के पुरजोर विरोध के बावजूद प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी की उपस्थिति में यह स्वप्न साकार हुआ था। वो क्या कहें क्या नहीं कहें, उनको 60-70 साल पुरानी बातें कहने की बहुत पुरानी आदत हो गई है। भारत की आजादी से पहले तक सोमनाथ मंदिर खंडहर बना हुआ था, लेकिन तत्कालीन गृह मंत्री सरदार पटेल ने सोमनाथ मंदिर को उसके पुराने गौरव में वापस लाने का संकल्प लिया। लेकिन तत्कालीन पीएम नेहरू को सरकारी भागीदारी से आपत्ति थी। नेहरू ने तत्कालीन राष्ट्रपति के सोमनाथ मंदिर के प्राण प्रतिष्ठा में शामिल होने पर भी नाराजगी जताई थी। नेहरू आर्काइव के मुताबिक नेहरू ने 2 मार्च 1951 को तत्कालीन राष्ट्रपति को पत्र लिखकर अपनी आपत्ति दर्ज कराई थी। उन्होंने लिखा, मेरे प्यारे राजेंद्र बाबू, मुझे लगता है कि सोमनाथ में बड़े पैमाने पर निर्माण कार्य करने का ये सही समय नहीं है। जवाब में तत्कालीन राष्ट्रपति राजेंद्र प्रसाद ने 10 मार्च 1951 को लिखा कि मुझे न्योता मना करना सही नहीं लगा। सोमनाथ मंदिर का बहुत ऐतिहासिक महत्व है और न्योता राज्य के राज प्रमुख की तरफ से आया था। अब इतिहास की ऐसी सच्चाई सामने आ रही है जिस पर सियासी संग्राम छिड़ गया है। अब बात करते हैं अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की। वेनेजुएला पर हमला करके वहां के राष्ट्रपति मादुरो को अपहरण करने के बाद भी अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप चैन से बैठते नजर नहीं आ रहे हैं। दरअसल दुनिया के नक्शे पर मैं आपको दिखाने जा रही हूं ट्रंप के टारगेट पर अब कौन कौन से देश आ गए हैं। वेनेजुएला तो आप जानते ही हैं। वेनेजुएला के बारे में ट्रंप ने दोबारा भी यहां हमले की धमकी फिर से दे दी है। इसके अलावा पड़ोसी देश मेक्सिको, जो कि आप कह सकते हैं बिल्कुल अमेरिका से सटा हुआ है, उसको भी अमेरिका ने चेतावनी दे दी है। कहा है कि वहां के जो राष्ट्रपति हैं वो देश पर नियंत्रण नहीं कर पा रहे हैं। इसके अलावा समंदर से घिरा हुआ क्यूबा आप देखिए, और दक्षिणी अमेरिकी देश कोलंबिया को भी डोनाल्ड ट्रंप ने अपनी हिट लिस्ट में रखा हुआ है। चेतावनी दी है कोलंबिया को भी। इन सबसे अलग ग्रीनलैंड, जो कि किंगडम ऑफ डेनमार्क का हिस्सा कहा जाता है, इस पर भी कब्जा करने की मंशा पाले हुए हैं डोनाल्ड ट्रंप। वेनेजुएला के बाद ये वो 4 टारगेट हैं जिसको लेकर ट्रंप कभी भी दुनिया को चौंका सकते हैं। इस सबके बीच आज संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में मादुरो की गिरफ्तारी पर सुनवाई होनी है। वहीं वेनेजुएला के गिरफ्तार पूर्व राष्ट्रपति मादुरो की मैनहट्टन की फेडरल कोर्ट में भी अब से कुछ ही देर बाद पेशी होनी है। हथकड़ी में मादुरो को कोर्ट ले जाया गया है। मादुरो पर अमेरिका में हथियार और ड्रग तस्करी के बड़े आरोप लगे हैं। उधर यूएन चार्टर के मित्र देशों के समूह ने वेनेजुएला पर अमेरिकी सैन्य कार्रवाई की कड़ी निंदा की है।
चीन ने भी इस गिरफ्तारी को गलत करार दिया है। वहीं अमेरिका सहित दुनिया के कई देशों में वेनेजुएला पर हुए हमले का विरोध हो रहा है। न्यूयॉर्क की सड़कों पर भी लोग नारेबाजी करते नजर आए हैं। बावजूद इसके अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने वेनेजुएला के अंतरिम राष्ट्रपति डेल्सी रॉड्रिग्स को धमकी तक दे डाली है। ट्रंप कह रहे हैं अगर डेल्सी वो नहीं करती है जो वेनेजुएला के लिए अमेरिका सही मानता है तो उनका हाल मादुरो से भी ज्यादा बुरा हो सकता है। और इस सब के बीच सबसे ज्यादा तनातनी ग्रीनलैंड को लेकर होने के संकेत मिल रहे हैं, क्योंकि अमेरिकी राष्ट्रपति ने राष्ट्रीय सुरक्षा का हवाला देकर इस पर भी कब्जे की मंशा जाहिर कर दी है। ट्रंप का बयान सुनाऊं मैं आपको, उससे पहले एक तस्वीर जरा आप देखिए। व्हाइट हाउस के डेप्यूटी चीफ ऑफ स्टाफ स्टीफन मिलर की पत्नी ने अमेरिकी झंडे के रंगों में रंगे ग्रीनलैंड के स्वायत्त क्षेत्र की तस्वीर पोस्ट कर दी और कैप्शन में लिख दिया, जल्द ही। केटी मिलर की इस पोस्ट के बाद से अटकलों का बाजार अब गर्म है। ट्रंप उसको अपने बयानों से और हवा देने का काम कर रहे हैं। हम आगे बढ़ेंगे और अब वक्त हो गया है आज के जनहित स्पेशल का। उत्तर प्रदेश के संभल में योगी आदित्यनाथ का डबल अटैक चल रहा है। एक तरफ बिजली चोरों का फ्यूज उड़ा दिया गया है, दूसरी तरफ अवैध कब्जों पर बुलडोजर गरज रहा है। लोग खुद कब्जे की जमीन पर बनी मस्जिदें तक तोड़ रहे हैं, अवैध मदरसे जमींदोज हो रहे हैं और इसी संभल की धरती के नीचे से प्राचीन मंदिर और तीर्थ भी जाग रहे हैं। क्या ये सिर्फ कानून व्यवस्था का मामला है या 2027 के विधानसभा चुनाव से पहले सीएम योगी की सबसे बड़ी हिंदुत्व प्रयोगशाला तैयार हो रही है? दिखाते हैं आपको आज का जनहित स्पेशल। सबसे बड़ा बिजली चोर। कई धार्मिक स्थलों की भी चेकिंग की गई जिसमें बिजली चोरी पाई गई। कब्जे की जमीन पर बनी मस्जिदों का गढ़। उधर से लगा, इधर से गिरा, इधर। मदरसों, कब्रिस्तान के नाम पर जमीन कब्जाने का धंधा। सर इसके तोड़ने के आदेश हैं। क्या बनेगा? मदरसा। क्या 2027 की प्रयोगशाला बन गया है संभल? ये सवाल इसलिए पैदा हो रहा है क्योंकि संभल में योगी सरकार का करंट दौड़ रहा है। संभल में योगी के बुलडोजर गरज रहे हैं। मस्जिद, मदरसों, कब्रिस्तान की आड़ में अवैध कब्जाधारियों के हौसलों पर हथौड़े चल रहे हैं, क्योंकि संभल को सुधारने का कार्य प्रगति पर है। एक तरफ प्रशासन ने संभल में बिजली चोरों का फ्यूज उड़ाया हुआ है और दूसरी तरफ संभल में मस्जिदों, मदरसों के नाम पर अवैध कब्जों पर बुलडोजर चल रहा है। सबसे पहले देखिए कि सबसे बड़े बिजली चोर के नाम से बदनाम संभल में कैसे सबसे बड़ा ऑपरेशन लॉन्च हुआ। संभल में बिजली चोरी के खिलाफ सबसे बड़ा ऑपरेशन चला, जिसमें डीएम से लेकर एसपी तक संभल की गलियों में उतरे और संभल में बिजली चोरी के नेटवर्क पर धावा बोल दिया। आप ये वीडियो देखिए, संभल में कितने थोक के भाव से बिजली चोरी का नेटवर्क चल रहा है। एक ही खंबे पर कितने सारे बिजली मीटर लगे हुए हैं और ये तो सिर्फ एक ट्रेलर था। संभल का दीपा सराय इलाका जो बिजली चोरी का हॉटस्पॉट है, वहां एक घर में मिनी पावर स्टेशन मिला है, जहां से 50 से 60 घरों में अवैध बिजली सप्लाई हो रही थी।
तो सबसे बड़ी कार्रवाई जो है दीपासराय में आसिफ के मकान में हुई है, उसके खिलाफ कार्रवाई के लिए इलेक्शन साहब ने कहा है। सबसे मुख्य मामला वही है, आसिफ के घर का ही बहुत बड़ा मामला है। ये वही दीपासराय इलाका है जहां संभल के सांसद जियाउर रहमान बर्क का आलीशान घर बिजली चोरी का अड्डा बना हुआ था। दिसंबर 2024 में बिजली विभाग के छापे में इसका खुलासा हुआ था। तो जिस इलाके का सांसद ही बिजली चोर हो, वो संभल यूपी का सबसे बड़ा बिजली चोर जिला नहीं होगा तो क्या होगा? पश्चिमांचल विद्युत वितरण निगम के आंकड़ों के मुताबिक संभल बिजली चोरी के सबसे ज्यादा मामलों वाला जिला है। कई रिपोर्ट्स में इसे देश का नंबर 1 बिजली चोर जिला तक कहा गया है, क्योंकि पूरे यूपी में लाइन लॉस 30% है, तब संभल में लाइन लॉस 80% से ज्यादा है। पिछले साल यानी 2025 में बिजली चोरी के कुल 2875 मामले पकड़े गए, जिससे सालाना 18 करोड़ रुपए से ज्यादा का नुकसान बिजली विभाग को हो रहा था। 1400 से ज्यादा FIR दर्ज करके 11 करोड़ रुपए का जुर्माना लगाया गया था। संभल में सांसद के घर से लेकर मस्जिद, मदरसे तक कैसे बिजली चोरी के हॉटस्पॉट बने हुए हैं, इसका एक वीडियो सबूत आपको दिखाते हैं। ये पिछले साल का वीडियो है जिसमें संभल के DM और SP ने एक मस्जिद पर रेड डाली, तो मस्जिद के स्टाफ ने खुद कबूल किया कि संभल में जितनी मस्जिदें हैं सब चोरी की बिजली से रोशन हो रही हैं। ये बताओ वारिस की कितनी मस्जिदों में इस तरीके से चला रहे होंगे? सारे में हो रहा है। और तुम्हें क्या लगता है कितनी ऐसी होंगी जिसके अंदर बाईपास करके चला रहे हैं? ऑलमोस्ट सारों में। संभल में बिजली चोरी करने वाली मस्जिदों और मदरसों में CM योगी का करंट दौड़ रहा है। और दूसरी तरफ अवैध कब्जे वाली जमीनों पर खड़ी मस्जिदों और मदरसों पर योगी का बुलडोजर दौड़ रहा है। संभल के राया बुजुर्ग गांव में गोसुल बड़ा मस्जिद पर योगी सरकार का बुलडोजर चल गया और 552 वर्ग मीटर में बनी मस्जिद को ध्वस्त कर दिया गया। अधिकारियों का कहना है कि मस्जिद सरकारी जमीन पर बनी थी। 2 अक्टूबर को बुलडोजर एक्शन का नोटिस दिया गया था। मस्जिद कमेटी की अपील को हाई कोर्ट ने खारिज कर दिया था, जिसके बाद बुलडोजर से मस्जिद को जमींदोज कर दिया गया। अब संभल में बुलडोजर के खौफ का ये ट्रेलर देखिए। हाँ उधर से लगा, हाँ इधर से गिरा, इधर से। बुलडोजर चल जाने के डर से लोग खुद ही मस्जिद की दीवार गिरा रही हैं। हाजीपुर गांव में बनी मदीना मस्जिद खुद गांव के लोगों ने ही तोड़ दी। लोगों ने रात भर हथौड़े और छेनी से मस्जिद को ढा दिया। (439 वर्ग मीटर में बनी मदीना मस्जिद सरकारी जमीन पर कब्जा करके बनाई गई थी, जिसे पहले खुद गांव वालों ने तोड़ा और फिर बाकी का काम बुलडोजर ने पूरा कर दिया। हाथ के हाथ जमीन को आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के 20 लोगों को आवंटित भी कर दिया गया। पब्लिक प्लेस पर एक सार्वजनिक लैंड पर जो है कब्जा करके मस्जिद बना दी गई थी और आज इसको डिमोलिशन की कार्रवाई प्रस्तावित थी, लेकिन ग्रामीणों ने रात में खुद ही इस मस्जिद को तोड़ लिया और अभी जिलाधिकारी महोदय के द्वारा यह ग्राम के ग्रामीण लोगों गरीबों को इस पर पट्टा आवंटन की कार्रवाई की जाएगी और आज ही उनको कब्जा दिया जाएगा। संभल में 2 मस्जिदों के अलावा अवैध कब्जे वाली जमीन पर बने एक मदरसे को भी ढा दिया गया है। हाजीपुर गांव में बने इस अवैध मदरसे को तोड़ने के लिए 4 बुलडोजर पहुंचे तो मदरसे के संचालकों में कैसा हड़कंप मचा, ये देखिए। अरे मैं तो शादी में आया हुआ हूँ बाहर का। तो यहाँ क्या कर रहे हो? मैं तो इन्हें कलाम पाक को निकाल रहा हूँ। क्या उड़वा रहे हो? क्या उड़वा रहे हो? क्या उड़वा रहे हो? क्या नाम है भाई आपका? क्या नाम है? मेरा सर मोहम्मद नदीम। अच्छा क्या कर रहे हैं यहाँ पर?
सर कला में भाग लेने के लिए आए। अच्छा अच्छा, तो क्यों हटा रहे हैं यहाँ से, क्यों, क्या वजह है? सर इसके तोड़ने के आदेश हैं। इसके बाद करीब 2500 वर्ग मीटर में बने अवैध मदरसे को बुलडोजर चलाकर गिरा दिया गया। प्रशासन के मुताबिक ये मदरसा रजिस्टर्ड नहीं था, करोड़ों रुपए की जमीन पर अवैध कब्जा करके बना था। इस मदरसे का इस्तेमाल कमर्शियल तौर पर किया जाना था। मदरसे के बाहरी हिस्से में कई दुकानें बनाई गई थी जो अब जमींदोज हो चुकी हैं। लेकिन बात यहीं पर खत्म नहीं होती। मदरसे को तोड़ने में आया खर्च भी अवैध कब्जाधारियों से ही वसूला जाएगा। जहाँ जहाँ अतिक्रमण है, हमने अतिक्रमणकारियों को पहले भी सावधान किया था, जागरूक भी किया है। उसके बाद सभी को चिन्हित करके धारा 67 के अंतर्गत मुकदमा दर्ज करवा रहे हैं और थ्रू लीगल प्रोसेस हम सभी कब्जे हटवा रहे हैं। तो हमने कहा है कि कब्जे स्वयं हटाइए, अन्यथा अर्थदंड भी लगेगा और हटाने का जो हर्जा खर्चा है वो भी उनसे वसूल किया जाएगा। संभल में मस्जिद, मदरसे, कब्रिस्तान के नाम पर चल रहे अवैध कब्जे के कारोबार पर योगी का बुलडोजर पूरी रफ्तार से दौड़ रहा है, जिसमें अगला नंबर संभल में विवादित जामा मस्जिद के पास ही एक कब्रिस्तान का हो सकता है, जिसकी जमीन पर 22 अवैध कब्जों की पहचान हो चुकी है। उसी कब्रिस्तान में मौजूद हूँ जहाँ अवैध बताया गया है। यहाँ की जो 8 बीघा जमीन है, शिकायत देने के बाद प्रशासन को ये बताया गया था जो यहाँ की दुकानें हैं और जो मकान है वो अवैध तरीके से बनाए गए हैं। और जो जामा मस्जिद साल भर में चर्चाओं में रही है, मैं कहूँगा कि पीछे जामा मस्जिद दिखाने के बाद उसके जस्ट बराबर में ही 8 बीघा जमीन बताई जा रही है और जो उसके पास में जितने भी मकान या 22 दुकानें बताई जा रही है। संभल में अवैध मस्जिद और मदरसों पर कार्रवाई क्या सिर्फ संयोग है या 2027 के लिए योगी सरकार का कोई सोचा समझा प्रयोग, जैसा कि विपक्ष का आरोप है? और इस आरोप का आधार क्या है, ये भी समझ लीजिए। पिछले साल तक न्यायिक रिपोर्ट में बताया गया कि संभल में 2017 के बाद से अब तक कुल 37 धार्मिक स्थलों पर एक्शन करके अवैध अतिक्रमण हटाया गया है, जिसमें 16 मस्जिदें, 12 मज़ारें, 7 कब्रिस्तान और 2 मदरसे शामिल थे। 2024 में संभल दंगे के बाद से अब तक आधिकारिक तौर पर कम से कम 7 मस्जिद, मदरसों पर बुलडोजर एक्शन हुआ है और नए साल पर योगी सरकार के बुलडोजर ने एक बार फिर संभल में टॉप गियर लगा दिया है। किसी भी धर्म में, चाहे वो इस्लाम हो या हिंदू धर्म हो, उसमें अवैध जगह पर हुआ धार्मिक स्थान पूजनीय नहीं होता। यानी मुसलमान उसे अजान नहीं दे सकता, हिंदू वहाँ पर पूजा नहीं कर सकता। तो ऐसे स्थिति में अगर वहाँ के लोगों ने स्वयं से उसको तोड़ लिया तो प्रशंसा के पात्र हैं वो लोग जिन्होंने स्वयं से इसको अतिक्रमण मान के इसको तोड़ा है। लेकिन उत्तर प्रदेश में और भारतवर्ष में मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारा और चर्च सबका समान सम्मान है और सभी को अपने धर्म और आस्था का सम्मान करने का अधिकार है। संभल में एक तरफ अवैध जमीन पर मस्जिद, मजार और मदरसों के ध्वस्तीकरण का कार्य प्रगति पर है, तो दूसरी तरफ उसी संभल में प्राचीन मंदिरों के उद्धार का कार्य भी तेजी से चल रहा है। संभल को प्राचीन सनातनी पहचान वापस दिलाने के लिए संभल के तीर्थों को रेनोवेट किया जा रहा है। अब तो आप समझ गए होंगे संभल के महत्व को। वहां भी भगवान श्री हरि विष्णु का कल्कि अवतार की भूमि है। कल्कि अवतार की भूमि संभल के मुस्लिम मोहल्लों के नीचे दबे हुए सनातनी अवशेषों को बाहर लाने में भी योगी सरकार तन, मन और धन से जुटी हुई है। संभल को प्राचीन ग्रंथों में 67 तीर्थ स्थलों और 19 प्राचीन कूपों वाली नगरी बताया गया है, जिनमें से सभी 19 कूपों और करीब 40 तीर्थों की खुदाई या सर्वे का काम पूरा हो चुका है। कई प्राचीन मंदिरों में पूजा पाठ भी शुरू हो चुका है। अकेले संभल में 67 तीर्थ थे और 19 कूप भी थे, जिनको एक शरारत के तहत एक निश्चित समय के अंदर समाप्त कर दिया गया और जिनमें से
68 तीर्थों में से 54 तीर्थों को ढूंढना, ये तो हमारी विरासत का हिस्सा है और हमने तो वही किया है। हमने तो वही कहा है कि जो हमारा है वो हमें मिल जाना चाहिए। योगी आदित्यनाथ का मिशन एकदम क्लियर है। संभल में नो नॉनसेंस की पॉलिसी है, जिसको लेकर राजनीतिक विश्लेषकों को भी इस बात में कोई शक नहीं है कि योगी सरकार संभल को अपने सख्त गवर्नेंस मॉडल के दम पर हिंदुत्व की प्रयोगशाला बना रही है, ताकि हिंदू वोटों को एकजुट किया जाए। इसकी क्रोनोलॉजी भी समझाई जा रही है। जैसे कि 2024 हिंसा के बाद योगी सरकार ने संभल को जीरो टॉलरेंस का प्रतीक बनाया। दंगों की साजिशें, हिंदू पलायन और डेमोग्राफिक बदलाव को सीएम योगी ने संभल में सख्ती का आधार बनाया। योगी ने ऐलान किया कि संभल में कल की अवतार होगा और उसके लिए संभल को तैयार किया जा रहा है। इसके साथ ही साल 2025 में योगी ने संभल को 546 करोड़ की परियोजनाएं दी। सीसीटीवी कंट्रोल सेंटर, 101 फीट तिरंगा, सत्यव्रत पुलिस चौकी। योगी ने संभल को बदलते संभल का मॉडल बनाया है। योगी ने सीधे साधे आदमी से कभी कुछ नहीं कहा। योगी किससे कहता है? जिनके यहाँ 2 नंबर का है। योगी किससे कहता है? जिन्होंने अवैध जगहों पे कॉलोनियां बसा ली हैं। हम उसके फेवर में, कोई बात नहीं है, कानूनी होना चाहिए। 80% से ज्यादा मुस्लिम आबादी वाले संभल की पहचान अब तक सांप्रदायिक दंगों से होती रही। लेकिन योगी सरकार जिस तरह मिशन मोड में संभल को उसकी सनातनी पहचान वापस दिलाने में जुटी है, उससे एकदम क्लियर है कि 2022 में जिस तरह अयोध्या बीजेपी की चुनावी राजनीति की प्रयोगशाला बनी थी, वैसे ही संभल को 2027 के लिए तैयार किया जा रहा है। और अब वीडियो ऑफ द डे। झुंड बनाकर ये पक्षी मौज मस्ती कर रहे हैं। दरअसल इन दिनों दुनिया भर के पक्षी ओडिशा के विहंग उत्सव में शामिल होने आए हैं। ये प्रवासी पक्षियों से जुड़ा खास आयोजन है जो चिल्का झील और उसके आसपास के इलाकों में खास तौर पर मनाया जाता है। विहंग का अर्थ पक्षी होता है, इसीलिए ये पूरी तरह पक्षियों को समर्पित उत्सव है। विहंग उत्सव ओडिशा की प्राकृतिक विरासत को बढ़ावा देने में अहम भूमिका निभा रहा है। और अब आज का जनहित मंत्र शब्द यात्रा करते हैं, इसीलिए पीठ पीछे किसी की निंदा नहीं करनी चाहिए। जनहित में आज इतना ही। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।